हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट की। जैसे कि इसके पहले भी हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3, जिसको आप लोग जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके बीच लाइव है। इसे आप लोग पूरे जितने भी इसमें क्वेश्चन है वो सभी पार्टिसिपेट करिए। इसमें आपको 1 से 40 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में बताया जाएगा। यदि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और यदि नहीं जानते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट आप हमसे जरूर सीखिएगा। तो चलिए इस ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले एक आपको वाक्य बताना चाहेंगे कि पछतावे से अच्छा है कोशिश करके हार जाना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कोशिश भी नहीं करते हैं और वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। तो याद रखिएगा, ये प्रैक्टिस सेट इसीलिए बनाया जाता है कि आप प्रैक्टिस करके एक विजेता बनिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आप एक परफेक्ट पर्सन बन सकते हैं। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में आप तैयारी कर रहे हो या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, आपके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो फिर हम एक बार फिर से कहेंगे कि पछतावे से अच्छा है कोशिश करके हार जाना। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, ऐसा ना हो कि बीच में छोड़ करके और बाद में पछतावे आपको मिले। तो चलिए सबसे पहला इलेक्ट्रिक करंट का हम पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये विद्युत धारा का मात्रक बताएं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का मात्रक बताइए। तो जितने भी बच्चे ऑनलाइन लाइव देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट के लिए, आप सभी कमेंट करिए और हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं। तो सभी लोग कमेंट जरूर बताइए। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है। चलिए देखते हैं कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जो बच्चे अगर विद्युत धारा का मात्रक यानी कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर लगाए हैं उनका सही ऑप्शन है। यानी कि जितने भी बच्चे ए ऑप्शन जवाब दिए हैं उन सारे बच्चों का ऑप्शन सही है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, याद रखिएगा एम्पियर। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये इस ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट का सेकंड क्वेश्चन है। विद्युत धारा कौन सा राशि है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। याद रखिए विद्युत धारा कौन सा राशि है। इसका आपका देख सकते हैं वेक्टर यानी कि सदिश, स्केलर यानी कि अदिश, बोथ दोनों, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आप लोग के सामने है, आप इसमें बताइए कि विद्युत धारा कौन सा राशि है। जल्दी इसमें कमेंट बॉक्स में आप करिए कि विद्युत धारा कौन सा राशि है। तो बहुत सारे बच्चे वेक्टर क्वांटिटी कर रहे हैं, कुछ बच्चे स्केलर क्वांटिटी कर रहे हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे विद्युत धारा जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं स्केलर क्वांटिटी, ये विद्युत धारा त्रिभुज के सदिश नियमों का पालन नहीं करता है। आप पढ़े होंगे कि जो विद्युत धारा होता है उसके पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, लेकिन वो त्रिभुज के सदिश नियमों का पालन नहीं करता है, इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ये बी आप समझिएगा, स्केलर यानी कि अदिश। हम कहेंगे विद्युत धारा कौन सी राशि है तो कहेंगे अदिश यानी कि स्केलर। स्केलर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का सूत्र बताएं। यदि फॉर्मूला आपको याद रहता है तभी आप इस टॉपिक से न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके सामने है। I इज इक्वल टू ई बाई क्यू, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू वी बाई क्यू, और ये जो है लास्ट से I इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो ये आप ऑप्शन याद रखिएगा। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। ये ए ऑप्शन में ये दिया हुआ I इज इक्वल टू ई बाई क्यू, बी ऑप्शन में दिया है ये बी ऑप्शन समझिएगा, और ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। तो हम जानते हैं बाबू कि विद्युत धारा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि एकांक समय में
आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा I इज इक्वल टू Q बाई T, यानी कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। सो I इज इक्वल टू Q बाई T। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, I इज इक्वल टू Q बाई T, यानी कि जो बच्चे ये I इज इक्वल टू Q बाई T बी ऑप्शन लगाए हैं उनका सही है। और आप कोशिश करिए कि सही का जवाब दीजिए, सही ऑप्शन चूज करिए। और सही ऑप्शन वही बच्चे बता सकते हैं जो अपने चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर रखे हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग 6 × 10⁻15 टाइम्स पर सेकेंड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन लूप। एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6×10⁻15 बार प्रति सेकंड घूमता है, लूप में धारा का मान बताएं। तो हम जानते हैं ये ऑप्शन दिया हुआ है A B C D। ये ऑप्शन आप ध्यान से समझिएगा, ये B ऑप्शन है, ये C ऑप्शन है और ये D ऑप्शन है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है इसको हम आपको बताना चाहेंगे। आप जानते हैं I इज इक्वल टू Q बाई टी और Q के जगह पर NE बाई टी कर लेते हैं। अब देखिए E बाई टी आपका दिया है, N जो है नंबर जो है यहाँ पे दिया है 6 × 10⁻15, ये आपका दिया है कि इतना इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में प्रति सेकेंड मतलब ये घूम रहा है। तो ये हम कह सकते हैं N बाई टी दिया हुआ है 6 × 10⁻15 और इंटू E के जगह पर आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मान ये 1.6 × 10⁻−19, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 16×6 यानी कि 9.6 इंटू और इसको करते हैं तो 10⁻⁻4, ये आपका हो जाएगा एम्पियर। लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको देखते हैं कि ऑप्शन में किस तरह से दिया है, तो हम करेंगे 0.96 मिली एम्पियर। तो इस तरह से हम इसका आंसर बना करके कमेंट करेंगे कि ये 4 क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन क्या होगा। तो ये हम देख रहे हैं कि बी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये बी ऑप्शन I इज इक्वल टू 0.96 एम्पियर, ये मिली एम्पियर, ये सही है। ये बी वाला आप देखिएगा 0.96 मिली एम्पियर, ये सही है। याद रखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो I इज इक्वल टू Q बाई टी और Q जो है वो हम लिख सकते हैं NE बाई टी। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन हुआ ये आपका प्रैक्टिस सेट का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन आप लोग देखिए और इसको बनाने की कोशिश करिए कि 19 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन अ सिल्वर वायर एट 1 hour 15 minutes, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ वायर। चांदी के तार में 90 कूलम आवेश 1 घंटा 15 मिनट तक बहती है, तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान बताइए। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी दिया रहता है पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो दिया है उसका वैल्यू पहले लिख करके सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑप्शन क्लिक करते हैं। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको अगर हमको सॉल्व करना होगा तो सिंपल मेथड से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि Q दिया है आपका 90 कूलम दिया है और T दिया है 1 hour 15 मिनट। तो इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड में कर देते हैं। 1 hour 15 मिनट का मतलब 75 मिनट और 75 मिनट का मतलब हुआ कि इसको हम 75 × 60 कर लेते हैं। अब हम जानते हैं I निकालना है तो I इज इक्वल टू Q बाई टी कर लेते हैं और Q के जगह पर 90 और बाई T के जगह पर 75 × 60 कर लेते हैं। इसको कटा देते हैं, ये 3 3 या 9, 2 3 या 6 और ये आपका हो जाएगा 3/150 और अगर इससे 3/150 से डिवाइड करिएगा तो आप इसका आंसर कर सकते हैं 0.02 एम्पियर। इसको आप कैलकुलेशन करिएगा तो 0.02 एम्पियर हो जाएगा, 0.02 एम्पियर। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए है, बी है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। तो 0.02 एम्पियर आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन है, ये बी हम सही लगाएंगे। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन का जो भी बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं कमेंट बॉक्स में उनका सही है और जो बच्चे
बी नहीं दिए उनका गलत है। तो आप लोग कमेंट पूरा करिए। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए फ़ायदा कब करेगा, जब इसको आप बना करके कमेंट में करते हैं और हम इसको बताते हैं लास्ट में कंसेप्ट की किस तरह से बनता है। आप इसको भी बनाने की कोशिश करिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग का सूत्र क्या होता है। अपवाह वेग का सूत्र, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। VD इज इक्वल टू E कैपिटल E स्मॉल t बाई m, और ये B आप समझ लीजिए ऑप्शन, ये C और ये D ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, A दिया हुआ है, B और ये C, ये D ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन दिया। अपवाह वेग का सूत्र क्या होता है। वैसे तो अपवाह वेग आप जानते होंगे, आवेशों के प्रवाह की दर को हम अपवाह वेग कहते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अगर आवेश फ्लो करता है, यानी कि एंगेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, सो कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो अपवाह वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर आपको आंसर बताना होगा तो क्या हम जवाब देंगे, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो नेगेटिव में होता है। तो ये हम देख रहे हैं डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये डी ऑप्शन है, ये सी मत समझिएगा, ये डी है। VD इज इक्वल टू -E कैपिटल E टाउ बाई m। ये यहाँ पर भी देख रहे हैं कि E कैपिटल E टाउ बाई m, बट ये पॉजिटिव है तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो नेगेटिव होता है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो जो बच्चे डी ऑप्शन बताए हैं उनका सही है, जो बच्चे डी नहीं बताए हैं वो कृपया कर इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल जब बनाना होता है तो इस तरह का फॉर्मूला हमें यूज करना होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके बोर्ड पे है, विच इज द रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करेंट। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध बताएं। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अनुगमन वेग के नाम से भी जानते हैं या अपवाह वेग के नाम से भी जानते हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, I इज इक्वल टू EAVD, I इज इक्वल टू NAVD, I इज इक्वल टू NEFD, और इस तरह से ये ऑप्शन दिया हुआ है। ये ऑप्शन आप पहले वाले को A समझिएगा, दूसरे वाले को B और तीसरे वाले को C और चौथे वाले को D। तो बताइए ABCD, ये आप इसको आप कैंसिल कर लीजिएगा, ABCD। तो इस तरह से बताइए कमेंट में कि अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध क्या होगा। A ऑप्शन होगा कि B, कि C, कि D, ये आप जल्दी ऑप्शन बताइए। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध क्या होगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बच्चे I इज इक्वल टू NE और VD किए हुए हैं, यहाँ पर आपका E नहीं है, NEVD यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पर आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वो हम कर लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन आप जोड़ लीजिए। इसमें इलेक्ट्रॉन दिया है EAVD, चूँकि इसमें कहीं A नहीं है इसलिए A वाले ऑप्शन हम देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। NEAVD यहाँ पे देखिए ये D ऑप्शन दिया हुआ है, I इज इक्वल टू NEAVD, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि D ऑप्शन, जो बच्चे D ऑप्शन किए हैं I इज इक्वल टू NEAVD, N जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, A जो है एरिया एंड VD जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये आप देखिए कि ये I और VD में संबंध इसमें दर्शा रहा है। इसमें भी I और VD आप देख रहे हैं, I और VD, बट ये दोनों में रिलेशन सही नहीं है। तो हम कहेंगे कि करेक्ट जो रिलेशन है ऑप्शन D, I इज इक्वल टू NEAVD। तो ये ऑप्शन जो D है वो आपका सही है। तो ये D याद रखिएगा, NEAVD। तो 7 का जितने भी बच्चे ऑप्शन डी जवाब दिए हैं, ऑप्शन डी सही है। याद रखिएगा ऑप्शन डी में जो ये आप
बी समझ लीजिएगा, ये सी समझ लीजिएगा, ये डी, और जो बच्चे डी किए हैं उनका ये सही है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज। मोबिलिटी ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि आवेश वाहकों की गतिशीलता का सूत्र बताएं। ये ऑप्शन आप देखिए, म्यू इज इक्वल टू ई बाई वी डी, म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई, म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई एफ, एंड डी जो है आपका म्यू इज इक्वल टू माइनस वी डी बाई ए। तो बताइए इसमें ऑप्शन आपका कौन सा होगा, जवाब दीजिए, कमेंट करिए जल्दी कि आप, यानी कि आवेश वाहकों की गतिशीलता का सूत्र क्या होता है। जितने बच्चे हैं जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, और हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। तो अगर जो बच्चे अगर इज म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई जवाब दे रहे हैं, ये हम कहेंगे उनका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि बी जो है वो हम कहेंगे कि वी डी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये डी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द मोबिलिटी ऑफ चार्ज। यानी कि विद्युत अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम अनुगमन वेग कह देते हैं, या आवेश वाहकों की गतिशीलता। ये आवेश वाहकों की गतिशीलता म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई कैपिटल ई, वी डी जो है हम कहेंगे वी डी ये अनुगमन वेग, और ये ई जो है वो विद्युत क्षेत्र है, याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र। तो कहेंगे क्या, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम क्या कहेंगे, अनुगमन वेग। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप देख सकते हैं, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को, ये अनुगमन वेग है और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। यानी कि मोबिलिटी ऑफ चार्ज को अगर डिफाइन करना होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द मोबिलिटी ऑफ चार्ज। आवेश वाहकों की गतिशीलता अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं। तो जितने भी बच्चे बी ऑप्शन किए हैं उनका सही है, और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं जल्दी जल्दी वो भी आप तैयारी कर लीजिए जवाब देने के लिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी, यानी कि गतिशीलता का मात्रक बताइए। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन कौन सा सही है वो आप जवाब दीजिए। जल्दी देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे रहे हैं। यदि आपको कन्फ्यूजन होगा तो तुरंत अभी, जैसे इसका फॉर्मूला हमने बताया कि ये फॉर्मूला जो होता है म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई हम कैपिटल ई बताए हैं। तो आप जानते हैं वी डी का जो होता है बाबू मीटर पर सेकेंड, और ये ई का जानते हैं न्यूटन नहीं दिया है, इसमें न्यूटन कहीं नहीं दिया है, तो ई के जगह पर हम क्या कर सकते हैं, ये भी मीटर और ये वोल्ट पर मीटर कर लेते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं, वोल्ट पर मीटर कर लेते हैं, वोल्ट पर मीटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो ये मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखते हैं मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, किसमें, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ये आप देख रहे हैं कि ऑप्शन जो डी है, ये ऑप्शन डी जो है वो सही है। तो जितने बच्चे ऑप्शन डी बताए हैं कि मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, तो उनका ये ऑप्शन सही है। तो यदि आपको ऑप्शन याद नहीं होता है, इसका मात्रक याद नहीं होता है, तो ये वाला फार्मूला आप याद रखिएगा। ये फार्मूला अगर याद रहेगा म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई कैपिटल ई, तो इस फार्मूले से आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये इससे जो मात्रक और बीमा होता है वो आप भी बता सकते हैं। तो ये इस तरह से हो गया 9 व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी, गतिशीलता का मात्रक बताइए, तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड इसको बोलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, व्हाट इज द थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर।
व्हाट इज द थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की तापीय वेग की कोटि क्या होती है। ये 4 ऑप्शन दिया है, जल्दी जवाब दीजिए कि 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड होगा कि 10 का पावर 5 मीटर पर सेकेंड होगा कि 10 का पावर 4 मीटर पर सेकेंड होगा कि 10 का पावर 3 मीटर पर सेकेंड होगा। जवाब दीजिए कि कितने बच्चे जवाब दे रहे हैं। याद रखिएगा किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का तापीय वेग की कोटि क्या होती है, इसका अगर हमें जवाब देना होगा तो जितने भी बच्चे ऑप्शन ए जवाब दे रहे हैं 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड, उन बच्चों का ये ऑप्शन सही है। याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन के तापीय वेग जो होता है वो 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑप्शन ए सही है। जितने भी बच्चे ये ऑप्शन दिए आप सभी का सही है। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और हम लोग इस चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं इसमें 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन होंगे, 1 से 40 तक का क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन आप लोग पूरा प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले आपको बताना चाहेंगे आपको कभी हार नहीं माननी है, क्योंकि हार जीत केवल एक सोच है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलत आंसर दे देते हैं और उनके दिमाग में नेगेटिव आ जाता है और सोचते हैं कि यार हम तो पढ़े नहीं हैं, हम तो हार गए, यानी कि हम तो अच्छे कर नहीं सकते हैं। तो ये आपके जो नेगेटिव थॉट है वो नेगेटिव हटा दीजिए। आपकी सोच ही हार है, आप नेगेटिव मत सोचिए। आपको कभी हार नहीं माननी है। आप हार मान जाते हैं तो आगे सक्सेस नहीं हो पाते हैं। सक्सेस होना है तो हार नहीं मानना है, जीत की कोशिश करना है। तो चलिए इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम का सूत्र बताइए। ओम के नियम आप 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो बताइए क्या होता है। ए इज इक्वल टू ए ऑप्शन दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं ABCD इसमें दिया है। ये बी ऑप्शन समझिएगा, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, ये आप ABCD इसमें जल्दी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ओम का सूत्र क्या होता है। 11 जल्दी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ। तो जितने भी बच्चे ऑप्शन ए जवाब दे रहे हैं उन सारे बच्चों का ऑप्शन सही है, यानी कि V इज इक्वल टू IR। जैसे कि आप जानते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि जो पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक करंट I के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक हमारा R कांस्टेंट आता है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो V इज इक्वल टू RI कहिए या V इज इक्वल टू IR मीन्स IR कहिए, ये दोनों एक ही है। तो इस तरह से ये ओम का सूत्र है, ओम के नियम का फॉर्मूला है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन ए जितने भी बच्चे जवाब दिए उन सारे बच्चों का आंसर सही है। जो जवाब नहीं दिए हैं अफसोस कि वैसे बच्चे अपना बेसिक जो है वो कंप्लीट कर ले, क्योंकि बेसिक आप नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो आप एडवांस के बारे में सोचते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ये 4 ऑप्शन है, वोल्ट, फैराड, एम्पियर, ओम। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके कि कौन सा इसमें प्रतिरोध का मात्रक है। इसमें कौन सा आपका, ये ए ऑप्शन हो गया, ये बी, ये सी और ये डी आपका ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से बताइए, वोल्ट है, फैराड है, एम्पियर है, ओम है। तो याद रखिएगा जो भी अगर आप फॉर्मूले बता रहे हैं, अगर ओम बता रहे हैं तो सही है, क्योंकि R इज इक्वल टू V/I होता है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ओम इस तरह से भी लिखते हैं, और या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर भी कह सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर भी कह सकते हैं, लेकिन हम अक्सर सिर्फ ओम ही यूज करते हैं। तो ओम याद रखिएगा। तो जितने बच्चे ऑप्शन डी जवाब दिए हैं ओम उनका सही है। याद रखिएगा प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का विमीय सूत्र बताइए। प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है, इसमें जल्दी आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप देखिए ABCD ये 4 ऑप्शन दिया है। प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13,
व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, क्या होगा, जल्दी जवाब दीजिए। तो हम जानते हैं प्रतिरोध, अभी जैसे कि फार्मूला हमने बताया कि प्रतिरोध जो होता है, ये प्रतिरोध अगर R इज इक्वल टू V बाई आई करते हैं, ध्यान से समझिएगा, R इज इक्वल टू V बाई आई करते हैं और इसका V का जो बीमा होता है वो ml स्क्वायर T का पावर -2 A इनवर्स होता है और I का A कर लेते हैं। तो A जब भी जाएगा ml स्क्वायर T का पावर -2 A का पावर -2। तो इस तरह से देखते हैं कि ml स्क्वायर T का पावर -2 A का पावर -2 किसका है, ये T का पावर -3 होता है। तो ये देख रहे हैं कि ये ऑप्शन, ये हम करेंगे कि जो डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन ml स्क्वायर T का पावर -3 A का पावर -2 वो सही है। तो याद रखिएगा ml स्क्वायर T का पावर -3 A इनवर्स इसका बीमा होता है और I का एम्पियर होता है। तो हम करते हैं ml स्क्वायर T का पावर -3 A का पावर -2। तो इस तरह से प्रतिरोध का बीमीय सूत्र ml स्क्वायर T का पावर -3 A का पावर -2। तो जो बच्चे डी ऑप्शन जवाब दिए वो उनका सही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज विथ 2 टाइम्स देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट। यदि किसी चालक की तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, आधा हो जाएगा कि ट्वाइस होगा कि नो चेंज की नॉन ऑफ दीज। तो आप बताइए कमेंट करके कि इसका क्या जवाब होगा। यदि किसी चालक तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। इफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज विथ 2 टाइम्स देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट। मान लेते हैं ये कोई तार है और इसकी तार की लंबाई को 2 गुना कर देते हैं तो इस तार का प्रतिरोध कितना होगा, आधा हो जाएगा कि दुगना होगा कि कोई वृद्धि नहीं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो प्रतिरोध होता है R जो होता है, ये R is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ध्यान से समझिएगा, जो प्रतिरोध होता है किसी भी तार के वो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मीन्स समानुपाती होता है। बाबू ये जितना गुना बढ़ाएंगे उतना गुना प्रतिरोध भी बढ़ेगा और लंबाई जितना गुना घटाएंगे प्रतिरोध भी उतना ही घटेगा। तो सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लंबाई को 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध भी हमारा 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो जवाब होगा, यदि आप बी ऑप्शन जवाब दिए हैं, ये बी ऑप्शन दिए हैं तो आपका सही है। यानी कि यदि किसी चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा बी सही है। जितने भी बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं उन बच्चों का सही है। आप लोग कोशिश करिए सही जवाब देने के लिए, और यदि आप सही जवाब नहीं दे पाते हैं तो कोशिश करिए अपने नोट्स को प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इफ एरिया ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज विथ 2 टाइम्स देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट। यदि किसी चालक तार का क्षेत्रफल 2 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो ये 4 ऑप्शन दिया है, हाफ, ट्वाइस, नो चेंज, नॉन ऑफ दीज। यानी कि आधा हो जाएगा कि दुगना होगा कि कोई वृद्धि नहीं होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी ऑप्शन का जवाब दीजिए कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ये यदि किसी चालक तार का क्षेत्रफल 2 गुना कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होता है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कुछ बच्चे साइलेंट हैं, तो साइलेंट मत होइए, कमेंट करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक से आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक से आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा यदि आपको सक्सेस होना है तो चलिए हम देखते हैं कि प्रतिरोध जो होता है
ये R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है। याद रखिएगा, इसके पहले हम बताएं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि R जो होता है वो किसी भी वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। बट हियर इज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। R यानी कि प्रतिरोध जो है वो क्षेत्रफल, तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बाबू, इस तार का मोटा हम करेंगे, जितना ही तार मोटा हम करेंगे, यूज करेंगे, इसका एरिया बढ़ाएंगे, इसका प्रतिरोध उतना ही घटेगा। तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप देख रहे हैं क्षेत्रफल 2 गुनी कर दी जाए तो आप देखिए कि 1/2 कर दे रहे हैं, तो 2 गुनी कर देंगे तो R क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 15 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो जितने बच्चे ऑप्शन ए जवाब दिए हैं उन बच्चों का ऑप्शन ए सही है। इसी तरह से आप लोग सही सही जवाब देते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करेंट डेंसिटी। धारा घनत्व का सूत्र क्या है, ये 4 ऑप्शन है। J इज इक्वल टू आई बाई ए, बी जो है J इज इक्वल टू ए बाई आई, एंड C इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू J बाई ए, एंड D J इज इक्वल टू आई बाई भी। तो ये 4 ऑप्शन है, चारों जवाब, चारों में से कौन सा आंसर सही है। धारा घनत्व का सूत्र क्या होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करेंट डेंसिटी। तो हम आपको बताएंगे कि जो बच्चे जवाब दे रहे हैं, यानी कि धारा घनत्व का अगर आपको परिभाषा याद है, अगर परिभाषा आपको याद नहीं है, अगर फॉर्मूला याद है, तभी भी आप इसका जवाब आराम से दे सकते हैं। इसका मात्रक, बीमा, कुछ भी आप बता सकते हैं। तो विद्युत धारा I और क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहेंगे, धारा घनत्व। और धारा घनत्व को J से डिनोट करते हैं, अर्थात J इज इक्वल टू आई बाई ए। तो जो बच्चे ऑप्शन ए जवाब दिए हैं J इज इक्वल टू आई बाई ए, उन बच्चों का ये आंसर सही है। तो याद रखिएगा, धारा घनत्व का सूत्र यानी कि फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई बाई ए। I इज द इलेक्ट्रिक करंट, A इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और एरिया ऑफ द कंडक्टर, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय J। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, J इज इक्वल टू आई बाई ए। तो जितने भी बच्चे ए ऑप्शन दिए उन बच्चों का सही है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ करेंट डेंसिटी। धारा घनत्व कौन सा राशि है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है 14, इट मींस ये 4 ऑप्शन A B C D वेक्टर है, स्केलर है, बोथ, नॉन ऑफ दिस, कि सदिश है, अदिश है, कि दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि धारा घनत्व कौन सा राशि है, बताइए धारा घनत्व कौन सा राशि है। तो हम बताना चाहेंगे, जो बच्चे अगर ऑप्शन का जवाब ये सदिश दे रहे हैं, धारा घनत्व, जो बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब सदिश दे रहे हैं उन बच्चों का आंसर सही है। याद रखिएगा, धारा घनत्व जो है एक सदिश राशि है। धारा घनत्व कौन सा है, सदिश राशि है। तो याद रखिएगा, जो बच्चे ऑप्शन ए जवाब दिए उन बच्चों का आंसर सही है, ये ऑप्शन ए सही होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ करेंट डेंसिटी। धारा घनत्व का SI मात्रक बताइए। ये 4 ऑप्शन दिया है, A B C D, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर क्यू, एम्पियर पर मीटर क्यू। तो जैसे हम आपको अभी बताए हैं कि धारा घनत्व J इज इक्वल टू आई बाई ए होता है। I मतलब एम्पियर और एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, तो ये पर मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा। तो जो बच्चे अगर इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, वैसे बच्चे कभी गलत नहीं कर सकते हैं। रट्टा मारिएगा तो हो सकता है आप गलत कर सकते हैं, रट्टा नहीं मारना है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम मात्रक और बीमा निकाल सकते हैं। तो जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर दिए हुए हैं, यानी कि जो ऑप्शन बी लगाए हैं
18 का उन बच्चों का ऑप्शन सही है। याद रखिएगा, धारा घनत्व का एसआई मात्रक या एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी, धारा घनत्व का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो ये 4 ऑप्शन है, एल स्क्वायर, एल का पावर -2, एल का पावर 3, एल का पावर -3। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में आप बताइए कि धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा। तो अभी जैसे कि हमने बताया कि J = I/A, बार बार कह रहे हैं कि बच्चे आप लोग जब भी प्रैक्टिस सेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव का, तो उसको आप इस तरह से रफ करिए और बनाने के बाद ऑप्शन क्लिक करिए, डायरेक्ट नहीं ABCD। बहुत बच्चे हैं कि डायरेक्ट ABCD आप मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा गलती मत करिए, इसको बना करके 100% सही करिए। तो हम कहेंगे धारा घनत्व J = I/A। तो जो बच्चे इस तरह से निकाल करके ऑप्शन जवाब दे रहे हैं वो बच्चे कभी गलत नहीं कर सकते हैं। I का बाबू A होता है और A का होता है L का पावर 2 होता है। अब इस तरह से A और L का पावर -2 अगर इस तरह से आप सॉल्व करते हैं तो ये ध्यान से देखिए कि कौन सा ऑप्शन है, L का पावर -2। तो जो बच्चे B ऑप्शन जवाब दे रहे हैं कि L का पावर -2 होगा, उन बच्चों का ये ऑप्शन सही है। याद रखिएगा, धारा घनत्व का बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी इज L का पावर -2 होगा। तो इस तरह से जितने भी बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं उन बच्चों का ये सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी, विद्युत प्रतिरोधकता का बीमीय सूत्र बताइए। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, जवाब दीजिए। जल्दी देखते हैं कौन बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। विद्युत प्रतिरोधकता का बीमीय सूत्र क्या होगा, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, आप जवाब दीजिए। इसमें कौन सा सही होगा, जल्दी जवाब दीजिए। चलिए, जितने बच्चे जवाब दे रहे हैं उन बच्चों का कुछ बच्चे गलत दे रहे हैं जवाब, कुछ बच्चे सही दे रहे हैं। तो बाबू हम बताना चाहेंगे रो इज इक्वल टू, याद रखिएगा रेसिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, RA/L होता है। और जैसे कि हमने अभी बताया कि mL² T का पावर -3 A का पावर -2 होता है। और एरिया का हमारा L² इस तरह से करते हैं और बाई L, तो एक L कैंसिल हो जाएगा और इसको हम ले जाते हैं तो L का पावर 3। तो देख रहे हैं mL का पावर 3, T का पावर -3, A का पावर -2। तो जो बच्चे ऑप्शन डी जवाब दे रहे हैं इस तरह से बना करके आप जवाब दीजिएगा तो आपका कभी गलत नहीं हो सकता है, हमेशा सही होगा। तो जो बच्चे डी जवाब दिए उन बच्चों का सही है। कोशिश करिए आप इस तरह से बना करके जवाब देने का। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ध्यान से समझिएगा कि कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी न चले। बहुत सारे बच्चे कोशिश करते करते जीत जाते हैं, उनको पता नहीं चल पाता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि बिना कोशिश किए जीतने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कदापि न करें। ये कोशिश है हम लोग को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का, ये प्रैक्टिस है। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करते करते कब हम लोग टॉप हो जाएंगे, कब बिहार टॉप, कब डिस्ट्रिक्ट टॉप बन जाएंगे, हमें खुद भरोसा नहीं हो पाता है कि यार ये कैसे हो गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है उसी तरह से ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कर देता है। यानी कि हम कहेंगे कि कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी न चले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक बताइए। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में बताइए कि कौन सा मात्रक सही है और जल्दी जवाब दीजिए। बार बार हम कहते हैं कि इसको हमेशा सॉल्व करके आप लोग जवाब दीजिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट बार बार कंटिन्यू देते जा रहे हैं बिना सॉल्व किए। तो आप याद किए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर सही भी है। कुछ बच्चे का गलत भी आंसर आ रहा है तो हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि हमने अभी बताया कि R इज इक्वल टू
ये आपका जो रेसिस्टिविटी है इसको हम रो से डिनोट करते हैं। रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल होता है। तो बाबू आर जो होता है ओम हो जाता है और ये मीटर स्क्वायर बाई मीटर, ये मीटर कट जाएगा तो ओम हम क्या करेंगे, हम ओम मीटर, यानी कि जो ओम मीटर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी जो भी बच्चे क्लिक किए हैं, जो भी बच्चे जवाब दिए हैं, उन बच्चों का ये ऑप्शन सही है। तो इसी तरह से आप बना करके जवाब देते जाइए। बहुत बढ़िया आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी, विद्युत प्रतिरोधकता का सूत्र बताइए। विद्युत प्रतिरोधकता का सूत्र बताइए। तो विद्युत प्रतिरोधकता का सूत्र 2 होता है। पहला तो हम बताए हैं 2 फार्मूले से, मतलब एक फार्मूले से हम लोग उसका बीमीय सूत्र प्राप्त किए हैं और दूसरे फार्मूले से उसका मात्रक प्राप्त किए हैं। तो इस फार्मूले इसमें कौन सा है, वो फार्मूला ऑप्शन में नहीं दिया है। तो बताइए इसमें कौन सा फार्मूला है, जवाब दीजिए ABCD कौन सा होगा। 22 विद्युत प्रतिरोधकता का ये फार्मूला, ये विद्युत प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होगा, जल्दी बताइए। इसमें से ऑप्शन कौन, देखते हैं कि कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। इसमें कौन सा आंसर होगा, यानी कि कहेंगे यदि किसी पदार्थ की लंबाई तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 2 गुना कर दी जाए तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे दे रहा है सेम एज बिफोर, रिड्यूस टू हाफ, नो चेंज, नन ऑफ दीज, समान ही रहेगा, आधा हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो वैसे तो प्रतिरोधकता जो है वो पदार्थ पर निर्भर करता है। अगर पदार्थ को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उस पर तो वो उसका मान भी चेंज होगा। तो हम इसको हम इस तरह से आप समझिएगा, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। तो आप देखिए कि क्षेत्रफल का लंबाई तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद 2 गुना कर दी जाए। तो यहाँ पे बाबू 2a कर लेते हैं और यहाँ पर L जो है वो 2 कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, 2 गुना कर दिया जाए, लंबाई भी 2 गुना और क्षेत्रफल भी 2 गुना कर दिया जाए। तो लंबाई भी बढ़ा दिए, क्षेत्रफल भी 2 गुना कर दिए, तो ये तो कट जाएगा। यानी कि रो इज इक्वल टू सिंपल क्या रहेगा, आर ए और बाई एल। तो ध्यान से समझिएगा, तो हम कहेंगे सेम एज बिफोर, समान ही रहेगा, यानी कि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो बच्चे ऑप्शन ए जवाब दे रहे हैं उन बच्चों का ये ऑप्शन सही है, ये 100% राइट है। याद रखिएगा, सेम एज बिफोर, इस तरह से हम उसको बना करके सॉल्व करते हैं। क्षेत्रफल 2 गुना कर देते हैं, लंबाई भी 2 गुना कर देते हैं, तो उस स्थिति में इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समान ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 था। 24 हम देखते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, चालकत्व का सूत्र बताइए। ये 4 ऑप्शन दिया है, कैपिटल G इज इक्वल टू 1/F, कैपिटल G इज इक्वल टू 1/R, कैपिटल G इज इक्वल टू 1/A, कैपिटल G इज इक्वल टू 1/F। तो जल्दी बताइए चालकत्व किसे कहते हैं। याद रखिएगा, चालकत्व का जो परिभाषा होता है वो विद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। तो यहाँ पे आप जो बी ऑप्शन बच्चे जवाब दे रहे हैं सही है कि विद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बी जितने भी बच्चे जवाब दिए हैं उन बच्चों का ये आंसर सही है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, ये 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। और जैसे कि हम बताएं अभी कि कंडक्टेंस जो होता है वो कैपिटल G इज इक्वल टू 1/R होता है। तो ये फार्मूला आप लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो बताइए प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम कहेंगे। तो बाबू ओम इज इक्वल टू ओम इनवर्स। तो जितने भी बच्चे ऑप्शन जवाब दे रहे हैं ये बी ऑप्शन ओम इनवर्स, उन बच्चों का ये ऑप्शन सही है। याद रखिएगा, ओम इनवर्स विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहेंगे, का इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस यानी कि चालकत्व कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए,
व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कंडक्टेंस, चालकत्व का विमीय सूत्र क्या होगा। चालकत्व का विमीय सूत्र क्या है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में कौन सा सही है आप बताइए। जैसे कि हमने अभी बताया कि चालकत्व ये प्रतिरोध का जो विमा होता है, हम लोग पढ़े हैं कैपिटल R इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 ए का पावर -2, ये हम लोग अभी पढ़े हैं। ये प्रतिरोध का बीमा होता है और हम कैपिटल G इज इक्वल टू जानते हैं 1/R। तो ये जितने भी हैं पॉजिटिव वो नेगेटिव बन जाएंगे और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं क्या, m इनवर्स L का पावर -2 T का पावर 3 और A का पावर 2। इस तरह से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं और इसमें हम देखते हैं और हम मिला रहे हैं कि इसमें कौन सा सही है। तो जो बच्चे ये ऑप्शन आप किए हैं सी ऑप्शन, जितने भी बच्चे सी ऑप्शन जवाब दिए हैं कि m का पावर -1 L का पावर -2 और T का पावर 3 A का पावर 2, उन बच्चों का ये सही है। इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके जवाब देते रहिए। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द प्रेजेंट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, यानी कि अभी विद्युत चालकता का वर्तमान मात्रक क्या है। वैसे चालकता का मात्रक हम बता दिए कि ओम इनवर्स होता है, लेकिन अभी जो वर्तमान हम लोग यूज करते हैं उसमें कौन सा है, ये 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन में कौन सा सही है उसका जवाब आप लोग दीजिए। ये चारों में से कौन सा सही है। विद्युत चालकत्व का वर्तमान मात्रक बताइए, इसमें से कौन सा आंसर सही है, जवाब दीजिए। बहुत सारे बच्चे आंसर जवाब दे रहे हैं, तो हम सही कहेंगे कि जो बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं सीमेन या महो या बोथ, हम कहेंगे सीमेन या महो यानी कि दोनों। हम अभी वर्तमान जो मात्रक यूज हम लोग करते हैं चालकत्व को, वो हम सीमेन में भी यूज करते हैं, महो में भी यूज करते हैं या दोनों यूज करते हैं। तो यह ऑप्शन सी जो है वो सही है। जितने भी बच्चे सी ऑप्शन जवाब दे रहे हैं उन बच्चों का ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 था। आप क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 500 ओम, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, एक तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसका विद्युत चालकत्व बताइए। तो ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें ऑप्शन कौन सा सही है वो आप कमेंट करके जवाब दीजिए। और ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमेशा बना करके जवाब देना चाहिए। आप क्वेश्चन देखते हैं फटाफट ABCD जवाब दे रहे हैं, ऐसा गलती मत करिए। प्रैक्टिस जो होता है वो आप ईमानदारी से करिए, वो क्वेश्चन को बना करके, ये जब न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करके बनाना चाहिए। आप देख रहे हैं कैपिटल R इज इक्वल टू दिया है 500 ओम और कैपिटल G पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कैपिटल G इज इक्वल टू 1/R, ये 1/500 कर लेते हैं। अब बताइए 1/500 का मतलब क्या होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए, इसमें से कौन सा। तो जो बच्चे ये जवाब दे रहे हैं कि सर 2 × 10⁻³ सेकेंड, तो ये आपका सेकेंड नहीं है, ये ओम इनवर्स है। इसका विद्युत चालकत्व बताइए। तो चालकत्व जो मात्रक होता है ओम इनवर्स होता है, ये ओम इनवर्स करिएगा आप लोग, इसको ओम इनवर्स है ना। ये कैपिटल G इज इक्वल टू 1/500, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ये 1/5 × 10⁻, क्या करते हैं -2। अगर हम 10⁻1 से और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 हो जाएगा, 5 × 2 = 10, ये हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन ए। तो ये ओम इनवर्स है, याद रखिएगा, या फिर सीमेन भी कह सकते हैं आप, इसको सीमेन के भी रूप से, सीमेन के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये जो बच्चे ऑप्शन ए जवाब दिए हैं, ये जो बच्चे ऑप्शन ए जवाब दिए हैं 2 × 10⁻³ सीमेन, या इसको ओम इनवर्स या महो भी कहेंगे, तो उनका ये जवाब सही है, याद रखिएगा। और इस तरह से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो कैपिटल G इज इक्वल टू 1/R और 1/500 कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 2 × 10⁻³ सीमेन कर लेते हैं।
तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 28 था। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ऑफ अ वायर इज 0.001 सेकेंड सीमेन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस। एक तार की विद्युत चालकत्व तो 0.001 सीमेन है, इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन में कौन सा जवाब सही होगा, ये आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो जवाब गलत भी दे रहे हैं, तो हम इसको सॉल्व करके जवाब देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये आप देख रहे हैं कैपिटल G इज इक्वल टू 0.001 ये सीमेन है, और कैपिटल R इज इक्वल टू पूछ रहा है सिंस S, ये कैपिटल आप जानते हैं G इज इक्वल टू 1/R, और R अगर निकालना होगा तो 1/कैपिटल G और 1/ ये 0.001 करते हैं, पॉइंट काटेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो 1000 का मतलब ये आप सी ऑप्शन, जितने भी बच्चे सी ऑप्शन लगाए हैं उन बच्चों का ये ऑप्शन सही है। इसी तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 29 था। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बताने से पहले इसको आप देख लीजिए कि सपने सच करने के लिए पहले उन्हें देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। बिना देखे सपने सच नहीं हो सकते। अगर हमें IAS बनना है, PCS में जाना है, साइंटिस्ट बनना है या कोई नौकरी करना है, तो हमें सपने देखना पड़ता है, उसी सपने के पीछे हम तैयारी करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुम्हारा सपना क्या है, क्या बनना चाहते हो, तो हम लोग सबसे पहले सपना देखते हैं कि नहीं हमको IAS बनना है, हमें कोई बड़ा सा अधिकारी बनना है, हमें कोई अच्छा नौकरी करना है, तो पहले हम लोग सोचते हैं, उसके बाद उसका प्रिपरेशन करते हैं। तो याद रखिएगा, सपने सच करने के लिए पहले उन्हें देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बिना सपना देखे आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। पहले सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब उसका तैयारी करना पड़ता है। जैसे हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो पहले हमारे दिमाग में आता है कि नहीं हमें प्रैक्टिस सेट करना है, तब हम उसके आगे तैयारी करते हैं। तो चलिए हम इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आप देखिए, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज यूनिट ऑफ सीमेन और महो। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक महो या साइमन है। ये जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है ये टोटल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, चाहे आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए हो, चाहे कंपटीशन के एग्जाम के लिए हो। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी और नॉन ऑफ दिस। तो आपको ये करना क्या है, ध्यान से देखना होता है कि बाबू प्रतिरोध का तो मात्रक ओम पड़े हैं, ये तो होगा नहीं। और आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस का मात्रक आप जानते हैं क्या आप पढ़े हुए हैं, ओम मीटर होता है, तो ये भी होगा नहीं। और बचा कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस जो जवाब दे रहे हैं ऑप्शन ए, उन बच्चों का ये ऑप्शन सही है। तो याद रखिएगा चालकत्व का जो मात्रक होता है वो साइमन या महो होता है। सीमेन भी कहिए, साइमन भी कहिए, ये साइमन या महो होता है, वो चालकत्व का मात्रक होता है। तो जितने भी बच्चे ऑप्शन ए जवाब दिए उन बच्चों का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट चालकता का मात्रक बताइए। विशिष्ट चालकता कहिए या प्रतिरोधकता कहिए, दोनों एक ही है। याद रखिएगा विशिष्ट चालकता और प्रतिरोधकता दोनों एक ही है। ये 4 ऑप्शन दिया है, ये 4 ऑप्शन में कौन सा है, अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने बताया है, जवाब दीजिए कौन सा होता है। विशिष्ट चालकता या प्रतिरोधकता दोनों एक ही होता है, इसका मात्रक क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं कि ये जो ऑप्शन है बी सही है, ओम मीटर। ओम मीटर याद रखिएगा विशिष्ट चालकता या प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 था, 31 का बी ऑप्शन। जितने भी बच्चे बी ऑप्शन दिए उन बच्चों का ऑप्शन सही था। अब क्वेश्चन नंबर हम 32 की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट चालकता का सूत्र बताइए। विशिष्ट चालकता कहिए या प्रतिरोधकता कहिए, बार बार कह रहे हैं
हैं, क्वेश्चन घुमा करके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिसके पास कॉन्सेप्ट होता है वो कभी बच्चा कंफ्यूज नहीं हो पाता है। तो ये विशिष्ट चालकता का सूत्र, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट चालकता का सूत्र बताइए। विशिष्ट चालकता का सूत्र कौन सा होगा? 32 का आंसर बताइए क्या होगा विशिष्ट चालकता का सूत्र। ये विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये जितने भी बच्चे दे रहे हैं जवाब, विशिष्ट चालकता का सूत्र, विशिष्ट चालकता का सूत्र बताइए क्या होगा। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा ये था, व्हाट इज द विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता आपको बताना चाहेंगे, पुनः आप इसको देख लीजिए। विशिष्ट चालकता यानी कि ये J इज इक्वल टू 1/ρ होता है। ये सिग्मा इज इक्वल टू ये सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। विशिष्ट चालकता को सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये विशिष्ट चालकता है। विशिष्ट चालकता जो होता है वो अलग होता है और विशिष्ट चालकत्व तो वो जो होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये विशिष्ट चालकता पूछ रहा है, तो विशिष्ट चालकता इज इक्वल टू 1/ρ होता है, यानी कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि पढ़ने में कन्फ्यूजन हो जाता है, पढ़ते कुछ और है, दिमाग में चलता कुछ और है। तो यहाँ पे विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ होता है और रो का होता है ये 1/ओम मीटर होता है। ये ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन ए सही है। याद रखिएगा, इसके पहले हम ओम मीटर बताए थे, चूंकि ये ओम मीटर ये प्रतिरोधकता का मात्रक होता है और प्रतिरोधकता को हम रो से डिनोट करते हैं। विशिष्ट चालकता यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो सिग्मा होता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए। तो अब हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट चालकता का सूत्र बताइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये सिग्मा इज इक्वल टू, ये आप ऑप्शन देख लीजिए, अभी जस्ट इसके पहले बताए हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ होता है। तो जो बच्चे ऑप्शन बी जवाब दे रहे हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, ये ऑप्शन ए है। ये पी है, पी होगा नहीं। जो बच्चे ऑप्शन ये ए दे रहे हैं सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, उन बच्चों का ये ऑप्शन सही है। याद रखिएगा, विशिष्ट चालकता का सूत्र 1/ρ होता है। जब इसका मात्रक पूछे तो मात्रक हम ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कर देते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 32 था। अब 33 क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट चालकता का बीमीय सूत्र क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसके पहले भी हम लोग प्रतिरोधकता का बीमीय सूत्र बताया है और प्रतिरोधकता का बीमीय सूत्र को जब अपोजिट करते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, तो वो हमारा आ जाता है। तो बताइए इस 33 विशिष्ट चालकता का बीमीय सूत्र क्या होगा, इसका जवाब दीजिए। तो इन्वर्स में देखते हैं कि इन्वर्स कौन है। इसमें नहीं है इन्वर्स, इसमें भी नहीं है, इसमें भी इन्वर्स नहीं है। आप देख रहे हैं कि सी ऑप्शन में इन्वर्स दिया हुआ है, एम इन्वर्स l का पावर -3 t का पावर 2 a का पावर 2। तो जो बच्चे सी ऑप्शन दिए हैं उन बच्चों का ये ऑप्शन सही है। तो इस तरह से कहेंगे 33 का सी ऑप्शन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत ऊर्जा का सूत्र बताइए। विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होगा। विद्युत ऊर्जा का सूत्र यानी कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये 4 ऑप्शन दिया है। H इज इक्वल टू IRT, H इज इक्वल टू I²RT, H इज इक्वल टू IR²RT या H इज इक्वल टू I²RT। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, जवाब दीजिए। विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। जो बच्चे जवाब दे रहे हैं H इज इक्वल टू I²RT, उन बच्चों का ये 100% सही है।
H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये विद्युत ऊर्जा का सूत्र है, फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है, ये दिया हुआ है, जूल, वाट, जूल पर वोल्ट और नन ऑफ दिस। तो हम आपको बता दे रहे हैं कोई भी ऊर्जा हो, ऊर्जा का मात्रक हमेशा क्या होता है, जवाब दीजिए जल्दी फटाफट, देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। ऊर्जा का मात्रक जो है वो जूल होता है, तो बहुत सारे बच्चे ए ऑप्शन जवाब दिए हैं, उन बच्चों का ऑप्शन ए सही है, जूल। याद रखिएगा एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द अदर फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा का अन्य मात्रक बताइए। 4 ऑप्शन दिया है, वी स्क्वायर टी बाई आर, वी टी बाई आर, वी का पावर 3 बाई टी, टी बाई कैपिटल आर, और डी ऑप्शन दिया है वी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई कैपिटल आर। तो बताइए विद्युत ऊर्जा का अन्य मात्रक इसमें कौन सा सही होगा। सही क्वेश्चन जो इसमें ऑप्शन दिया है वो आप बताइए इसका मात्रक क्या होगा। तो हम कहेंगे जो बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे हैं वी स्क्वायर टी बाई आर, उन बच्चों का ये ऑप्शन सही है, यानी कि विद्युत ऊर्जा का जो अन्य मात्रक होता है वो वी स्क्वायर टी बाई आर होता है। ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन ए जितने भी बच्चे जवाब दिए हैं उन बच्चों का ये ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। एक यूनिट का मात्रक क्या होता है। एक यूनिट का मात्रक बताइए, मान बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। एक यूनिट का मान कितना होता है। ये 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में बताइए। ये मान है, आप याद रखिएगा, ये हम इसको मान कहेंगे, ये मान है। एक यूनिट का मान बताइए, एक यूनिट में कितना वैल्यू होता है। जल्दी कमेंट करिए और बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो याद रखिएगा बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि जो ए है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ये आपका सही है। तो इस तरह से 37 का जो ऑप्शन ए है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, याद रखिएगा कभी कभी पॉलिटेक्निक या एनडीए के भी एग्जाम में पूछता है कि एक यूनिट बराबर कितना जूल होता है, तो हम कहेंगे 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन दिया है, जूल है, वाट, जूल पर वोल्ट और नन ऑफ दीज। तो बताइए विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। जल्दी से ना बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 है, तो बहुत सारे बच्चे जो जवाब दे रहे हैं ये वाट दे रहे हैं, तो ये वाट सही है। विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, याद रखिए। जितने भी बच्चे भी ऑप्शन जवाब दिए हैं उन बच्चों का सही है, वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट या इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। तो क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, हम कहेंगे व्हाट इज द इंजीनियरिंग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति का इंजीनियरिंग मात्रक क्या होता है, वो आप 4 ऑप्शन दिया हुआ, हॉर्स पावर, किलोवाट, मेगावाट, नन ऑफ दिस। इसमें अश्व शक्ति होता है कि किलोवाट होता है कि मेगावाट होता है कि नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा जवाब होगा कमेंट करिए फटाफट। देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, आपका टाइमिंग भी बहुत हो रहा है, घबराने की बात नहीं, बस 1 मिनट में खत्म हो रहा है। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए जवाब दे रहे हैं। विद्युत शक्ति का जो इंजीनियरिंग मात्रक होता है वो अश्व शक्ति होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स पावर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और सबसे लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट की लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वाट इन अ हॉर्स पावर। एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 746 वाट, 764, 768, 786 वाट। ये कौन सा ऑप्शन सही है, जवाब दीजिए जल्दी। हम देख रहे हैं कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो भी बच्चे जवाब दे रहे हैं 746 वाट, उन बच्चों का ये ऑप्शन सही है, 746 वाट। याद रखिएगा एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है, यानी कि 746 वाट इन अ हॉर्स पावर। तो जाते जाते एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि याद रखिएगा कि पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे।
और फिर वो करो जो तुम्हें करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को अपने स्वयं के बारे में पता नहीं होता है कि हमको क्या करना है। आप स्वयं सोचिए कि हमको नौकरी करना है कि बिजनेस करना है, और उसी समय लग जाइए। अगर जॉब करना है तो उसी समय लग जाइए कि नहीं जॉब करना है, हमको मेहनत करना है, हमको पढ़ाई करना है। जब तक से आप मेहनत नहीं करते हैं तब तक से आप सक्सेस नहीं होते हैं। तो इसी पर हम लोग यहीं पे प्रैक्टिस सेट खत्म करते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? यदि ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा तो इस प्रैक्टिस सेट का वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से हम लोग नए नए प्रैक्टिस सेट में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।